गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हिडन कैरिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। और उसके पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा जो भी विषय वस्तु समझ में न आए आप कमेंट के द्वारा मुझे सुझाव दें, प्रश्न पूछें। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। हिडन करिकुलम, जिसे अदृश्य अथवा गुप्त पाठ्यक्रम कहा जाता है, अदृश्य पाठ्यक्रम पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट होता है कि अदृश्य पाठ्यक्रम एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो किसी अध्ययन मंडल, विद्यालय, बोर्ड या राज्य से अधिकृत रूप से स्वीकृत नहीं होता है। न तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम को किसी प्रकार का वैधानिक दर्जा प्राप्त होता है और न ही कोई अपनी मर्जी से इसे सीखता है। कहने का मतलब है कि अदृश्य पाठ्यक्रम एक ऐसा पाठ्यक्रम होता है जो किसी बोर्ड या कमीशन या आयोग की सिफारिश के द्वारा नहीं आता है, या किसी भी एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है उसमें उसका जिक्र नहीं किया जाता है, चर्चा नहीं किया जाता है, और ना ही किसी अथॉरिटी पर्सन द्वारा उसको स्वीकृत किया जाता है। ठीक है। और ना ही कोई छात्र इसे अपनी मर्जी से सीखता है। लेकिन विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षकों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है जिससे ऐसे अनेक उद्देश्य स्वतः ही पूरे हो जाते हैं जो सामान्य पाठ्यक्रम में निश्चित एवं निर्धारित नहीं होते हैं। तो स्पष्ट होता है कि जो अदृश्य पाठ्यक्रम होता है या छुपा हुआ पाठ्यक्रम है, अपने नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह ऐसा पाठ्यक्रम है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है। पाठ्यक्रम बनाने वाली अथॉरिटी इसको लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं करती है। जैसे बाकी सिलेबस आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग अपने से किसी का भी मनोविज्ञान का सिलेबस है तो बुद्धि पढ़ना है, अधिगम पढ़ना है, व्यक्तित्व पढ़ना है, व्यक्तित्व में क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें पाठ्यक्रम में लिखी हुई हैं, या किसी भी पेपर को लेकर चल सकते हैं हम। लेकिन यह जो पाठ्यक्रम होता है या इस पाठ्यक्रम के अंदर जो अध्ययन सामग्री होती है या इस पाठ्यक्रम के द्वारा जो छात्र सीखता है, सीखने वाला इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो कुछ भी सीखता है वह पहले से निर्धारित नहीं होता है, या पाठ्यक्रम में कहीं लिखा नहीं होता है कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, इसको सीखना है। बल्कि वह स्वतः अपने आप ही सीख लेता है, और ऐसा नहीं कि वह उसके लिए व्यक्तिगत कोई प्रयास करता हो या अपनी मर्जी से वह सीखने का प्रयास करता हो। तो निश्चित रूप से अधिगम या जो हिडन करिकुलम की बात हम कर रहे हैं, छुपा हुआ पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, वह एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो निर्धारित पाठ्यक्रम के साथ या निर्धारित पाठ्यक्रम को लेकर जब छात्र विद्यालय में जाता है, स्कूल में जाता है, सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है, तो वह स्वतः ही वह उस चीज़ें जो है विद्यार्थी सीखने लगता है। वह स्वतः ही वह व्यवहार परिवर्तन उसमें आ जाता है। जैसे परिभाषाएं की बात कर ले हम, इसकी परिभाषा जो मिचेल हेरालाम्बस के अनुसार, विद्यार्थी अदृश्य पाठ्यक्रम के द्वारा वह चीज़ें भी सीख रहे हैं जो उन्हें केवल विद्यालय में उपस्थिति से प्राप्त होता है, न कि उस विद्यालय के उद्देश्य से। कहने का मतलब है जो मिचेल हेरालाम्बस के अनुसार जो उन्होंने कहा है, देखिए बातें और स्पष्ट हो रही हैं कि जो विद्यार्थी होता है वह अदृश्य पाठ्यक्रम के द्वारा वह सारी चीज़ें सीख रहा है जो मात्र वह विद्यालय में उपस्थिति के दौरान ही सीखता है। कहने का मतलब है किसी अध्यापक द्वारा नहीं सिखाया जा रहा है, किसी कैरिकुलम या पाठ्यक्रम के अंतर्गत उस पर शिक्षित नहीं किया जा रहा है। जो अथॉरिटी पर्सन द्वारा जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है उसमें उसकी चर्चा नहीं की गई है।
जो प्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं करिकुलम की, उसके अनुसार अध्ययन सामग्री उसके लिए तैयार नहीं की गई है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो विद्यार्थी अपने आप स्वतः ही सीख जाता है, वो भी बिना किसी प्रयास के। उसके लिए वह कोई विशेष अलग से प्रयास नहीं करता है, वह केवल विद्यालय में उपस्थित होता है और विद्यालय में उपस्थिति के फलस्वरूप ही वह उन सारी चीज़ों को सीख जाता है। इसी प्रकार से रोनाल्ड मेडिकन के अनुसार एक प्रकार का अदृश्य पाठ्यक्रम विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, जो विद्यार्थी को न तो किसी अंग्रेजी के पाठ में और ना ही प्रार्थना सभा में पढ़ाया जाता है। वे जीवन जीने के नए रास्ते एवं अभिवृत्ति को अपनाते हैं। कहने का मतलब है कि एक ऐसा पाठ्यक्रम, जैसा अभी चर्चा हो रही थी, बार बार ये चीज़ें आ रही हैं कि जब उसका नाम ही है हिडन करिकुलम, छुपा हुआ पाठ्यक्रम, तो वो सारी एक्टिविटियाँ, वो सारी गतिविधियाँ जो छात्र अपने व्यवहार में शामिल करता है जब वह विद्यालय जाता है, लेकिन उस विद्यालय व्यवस्था में पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम में उसका कोई स्थान नहीं होता है। उसके लिए कोई एक अलग से पेपर संचालित नहीं किया जाता है, उसके लिए अध्यापक द्वारा कोई शिक्षण कार्य नहीं किया जाता है, या एक प्रकार से कहते हैं कि जो एजुकेशन पॉलिसी द्वारा जो पाठ्यक्रम बनाई जाती हैं, कमीशन द्वारा जो पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं, उसमें उसका कोई स्थान नहीं है, कोई लिखित नहीं है कि नहीं ये चीज़ें जो है इसमें शामिल है। जैसे मान लेते हैं हम लोग बच्चे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, टीचर जैसे एंट्री करता है सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं या गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो निश्चित रूप से ये किसी भी प्रकार के या किसी भी पाठ्यक्रम में कहीं लिखा नहीं है कि जब टीचर आए तो सब लोग समान में खड़े हो जाएं। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, हम वो व्यवहार सीख जाते हैं। सामान्य जीवनचर्या में उस व्यवहार की उपयोगिता है, छोटे के साथ कैसे व्यवहार करना है, बड़े के साथ कैसे व्यवहार करना, उसके लिए कोई अलग से उस तरह की चीज़ें नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि टीचर आता है सारे विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि टीचर उसके लिए या सिलेबस में निर्धारित किया गया है पहले से कि नहीं भाई जब टीचर आए तो आपको सारे बच्चों को खड़ा हो जाना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए, बड़ों को देख के नमस्ते करना चाहिए। इस तरह से अलग से कुछ ट्रेंड या ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, या नई चीज़ों को नहीं प्रस्तुत किया जाता है, या पाठ्यक्रम में इसका लिखित उदाहरण नहीं है। जीवन जीने के कौशल में हो सकता है ये चीज़ें शामिल हो, लेकिन इसके लिए कोई अलग से पाठ्यक्रम नहीं बनाया गया है। ठीक है। अदृश्य पाठ्यक्रम कुछ विशेषताएं हैं। यह औपचारिक पाठ्यक्रम से भिन्न है। कहने का मतलब है कि औपचारिक पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम होता है जो पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम होता है। जब औपचारिक का मतलब भी होता है कि जो चीज़ें पहले से निर्धारित हो, या शिक्षा के संदर्भ में ही समझ लें, औपचारिक शिक्षा का मतलब यही है कि इसके लिए पूर्व निर्धारित स्थान हो, पूर्व निर्धारित समय हो, पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम हो। तो वह उस प्रक्रिया से, अर्थात जो पाठ्यक्रम बनाने या पाठ्यक्रम औपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम बनाया जाता है, उस प्रक्रिया से यह भिन्न है, अर्थात यह औपचारिक पाठ्यक्रम से पूर्णतः भिन्न है। दूसरी बात, अनौपचारिक स्वीकृति। इसको कहीं से भी औपचारिक रूप से या नियम कानून द्वारा कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। हाँ, अनौपचारिक रूप से है, ये हमारे व्यवहार में शामिल है कि बड़ों को देख के हमको सम्मान करना चाहिए, टीचर आए तो हमको खड़ा हो जाना चाहिए। ये अनौपचारिक स्वीकृति है, समाज के मानदंड है, मानक हैं, उसके अनुसार है। और कक्षा में मान लीजिए अभी 25 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो टीचर आता है, सारे बच्चे खड़े होते हैं, कोई एक बच्चा नहीं खड़ा होता, तो फिर उसको लगता है कि यार सारे बच्चे खड़े हो रहे हैं, मैं क्यों नहीं खड़ा हो रहा हूँ। तो वो क्या करता है, वो भी सम्मान में खड़ा होने लगता है। और ये भी सत्य है कि ये टीचर के द्वारा स्वीकृत भी है, अनौपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से नहीं। ऐसा नहीं कि वो नियम बिल्कुल है कि नहीं खड़ा होगा तो उसके लिए कोई कार्रवाई करती जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अनौपचारिक स्वीकृति है, उसके आधार पर उसके व्यवहार का मूल्यांकन होता है। सन्निहित उद्देश्य का मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग है या बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात हम लोग करते हैं, तो
शिक्षण के एक उद्देश्य होते हैं मानव का सर्वांगीण विकास करना, समाज के साथ समन्वय स्थापित करना, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के उद्देश्य इस पाठ्यक्रम में भी निहित हैं। कहा जाता है कि शिक्षा हमें पशु से अलग करती है, मानवता के गुण का विकास करती है, समाज के साथ समन्वय स्थापित करने में सहयोग प्रदान करती है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को लेकर यह कार्य होता है, इस प्रकार के उद्देश्य इसमें निहित होते हैं। फिर है अप्रत्यक्ष रूप से संचालन। निश्चित रूप से इस प्रकार के पाठ्यक्रम का संचालन जो होता है वह अप्रत्यक्ष ही होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। क्यों? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब यह एक ऐसा पाठ्यक्रम है जब लिखित पाठ्यक्रम में इसका कोई स्थान ही नहीं है, बल्कि उसके साथ यह प्रक्रिया चलती रहती है, अप्रत्यक्ष रूप से चलती रहती है। उसके जीवन शैली में वो चीज़ें शामिल है, उसके जो अभिव्यक्ति के माध्यम है, जो ऐसा व्यवहार जो अभिव्यक्त किया जाता है उसमें यह परिलक्षित होता है। जो व्यवहार वो प्रदर्शित करता है, अभिव्यक्त करता है, उसमें ये चीज़ें परिलक्षित होती हैं। और ये भी है कि इसका मूल्यांकन जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है। अब परीक्षा में तो परीक्षा में इस तरह के कोई प्रश्न बनेंगे नहीं, क्योंकि परीक्षा में जो मूल्यांकन के माध्यम बनते हैं या मूल्यांकन का जो तरीका होता है वह सीधी सी बात है कि जो निहित पाठ्यक्रम है उससे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं और उससे संबंधित उत्तर दिए जाते हैं और उससे संबंधित जो है उनका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, इसीलिए जो प्रत्यक्ष पाठ्यक्रम के अंतर्गत है उसके लिए गतिविधियां तो आयोजित की जाती हैं, लेकिन इसके लिए जो गतिविधियां हैं वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होती हैं। डायरेक्ट कोई गतिविधि अप्लाई नहीं की जाती है, बल्कि उस प्रत्यक्ष गतिविधि के साथ ये शामिल हो सकती है, अप्रत्यक्ष होती है। फिर है सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अंतर। जो लिखित पाठ्यक्रम है या जो प्रत्यक्ष पाठ्यक्रम है उसमें और जो अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम है उसमें, दोनों में अंतर है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य की बात अगर हम करें तो निश्चित रूप से अक्सर आप लोग सुनते हुए पाए जाते हैं कि किताबी शिक्षा का व्यवहारिक जीवन में महत्व कम है। डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से, ऐसा नहीं कि नहीं है, जो प्रत्यक्ष रूप से जो व्यवहार या जो चीज़ें हम अध्ययन अध्यापन करते हैं, क्या वो डायरेक्टली हम अप्लाइड जीवन में करते हैं? नहीं करते हैं। तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अंतर है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष पाठ्यक्रम के द्वारा जो चीज़ें बालक सीख रहा है, अगर वह सकारात्मक है तो उसका महत्व है। परीक्षा का अभाव, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब लिखित पाठ्यक्रम में इसका कोई स्थान नहीं है, अर्थात जो औपचारिक पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है या किसी वैधानिक संस्था द्वारा, आयोग द्वारा, कमीशन द्वारा, ठीक है, जो बनाए जा रहे हैं, उसमें इसका लिखित रूप से कहीं से भी प्रावधान नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है जब लिखित रूप से प्रावधान नहीं है तो इसके मूल्यांकन का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इसलिए इस प्रकार के पाठ्यक्रम की या इस प्रकार के पाठ्यक्रम के मूल्यांकन का या इस प्रकार के पाठ्यक्रम में निहित अध्ययन सामग्री का किसी भी प्रकार से जो है मूल्यांकन या परीक्षा नहीं कराई जाती है। मूल्यांकन तो सदव्यवहार में होता भी है, लेकिन परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है। कोई स्पेसिफिक उसके लिए परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से अध्यापक उसके व्यवहार का मूल्यांकन करता है, लेकिन जो उसके उस विषय वस्तु के लिए अगर प्रत्यक्ष रूप से परीक्षा की बात करें तो इस चीज़ का अभाव होता है। फिर देखिए अगले पॉइंट में और क्लियर कर दिया है कि सामान्य व अदृश्य पाठ्यक्रम का साथ साथ संचालन। अगर जो सामान्य पाठ्यक्रम या प्रत्यक्ष पाठ्यक्रम है जो शैक्षिक उद्देश्यों में निहित हैं, या जैसे आपका ही सिलेबस जो लिखा गया है, इस सिलेबस की पढ़ाई जब हो रही है उसके बारे में हम ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस प्रक्रिया के साथ साथ
अदृश्य पाठ्यक्रम की प्रक्रिया भी संचालित हो रही है। कई चीज़ें हैं, देखिए बात को समझिए, ठीक है। अभी तो हम लोग जब पुस्तकीय ज्ञान के रूप में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि कोई भी जेंडर की बात करें अगर तो कोई भी असमानता नहीं है, कोई भी असमानता नहीं है। लेकिन क्या व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये है ऐसा? स्वीकार करते हैं सभी लोग? नहीं है। अभी कोई लड़के किसी लड़के को डांट दोगे, कोई डांट दे रहा है टीचर और रोने लगेगा तो कहेंगे क्या लड़कियों जैसे रो रहे हो। तो क्या है, एक चीज़ें कहीं ना कहीं से वो प्रस्तुत की जाती है कि लड़कियां जो है कमज़ोर हैं, उनके लिए यह सामान्य व्यवहार है। लेकिन जब कोई लड़का कर रहा है तो यह सामान्य व्यवहार नहीं है, बल्कि असामान्य व्यवहार है। विभिन्न प्रकार के फार्मूले, सूत्र, जो भी चीज़ें आती हैं हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ी हुई अध्ययन सामग्री का सब एक जैसे प्रयोग करते हैं। पढ़ने को सारे बच्चे एक ही करिकुलम पढ़ते हैं, लेकिन सब की समझ क्या बिल्कुल एक हो जाती है, सेम टू सेम हो जाती है? तो नहीं होती है, ठीक है। तो जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, जो सामान्य पाठ्यक्रम के लिए जहाँ कक्षा शिक्षण का आयोजन किया जाता है, उसी तरह से अदृश्य पाठ्यक्रम के लिए कक्षा शिक्षण का आयोजन नहीं किया जाता है। लेकिन जब सामान्य पाठ्यक्रम के लिए कक्षा शिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, उस प्रक्रिया के दौरान यह अदृश्य पाठ्यक्रम जो है उसके व्यवहार को परिवर्तित करता है। जैसे मैंने शुरू में बताया, क्लासरूम में अध्यापक आता है, सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं। शुरू में शायद एक दो बच्चे नहीं खड़े होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो अपने सहयोगियों को देखते हैं कि सारे सहपाठी या मेरे छात्र भाई जो हैं वो सब खड़े हो रहे हैं, तो धीरे धीरे वो भी क्या करता है, खड़े होने लगता है। नमस्ते करते हुए देखता है, शायद नव लिखने के समूह में है, अगर दो लड़के टीचर को नमस्ते करते हैं तो वो भी नमस्ते करता है, ठीक है। टीचर द्वारा जब लिखवाया पढ़ा जाए तो भाई वो भी वो चीज़ें, या कहने का मतलब है कि जब वो सामान्य जो पाठ्यक्रम है उस सामान्य पाठ्यक्रम के साथ ये प्रक्रिया चलती है। और शुरू में ही जो जैसा कि परिभाषा दिया गया था उसमें कहा भी गया था कि इस पाठ्यक्रम का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, बल्कि यह पाठ्यक्रम छात्र के व्यवहार में तभी से परिवर्तन आने लगता है कि जब वह विद्यालय में सिर्फ उपस्थित हो जाने लगता है। अर्थात सामान्य पाठ्यक्रम को पूरा करने की प्रक्रिया जो अपनाई जाती है, या सामान्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास किया जाता है, तो अदृश्य पाठ्यक्रम अपने आप ही, या अदृश्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो चीज़ें निहित है, जो बातें निहित हैं, वो अपने आप ही छात्र सीखने लगते हैं। और लास्ट अंतिम दिया है, 8वां है अवांछित उद्देश्यों की प्राप्ति। अवांछित उद्देश्य कौन कौन से हैं? अब आप सभी लोग जानते ही हैं, अधिगम की बात आप लोग सब जानते हैं। कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं, या हम एक बार शिक्षण अधिगम की परिभाषा बताते हुए आप लोगों को कहे थे कि शिक्षण अधिगम से जो अभिप्राय होता है, एक सौदेश्यपूर्ण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन होता है। ये वांछित परिवर्तन और अवांछित परिवर्तन दोनों हैं। वांछित परिवर्तन क्या है? जो उद्देश्य के अनुसार हो, सामान्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित हैं, उन उद्देश्यों को जब हम प्राप्त करते हैं तो कहते हैं शिक्षण अधिगम हो रहा है, ठीक। लेकिन वो उद्देश्य जो सामान्य पाठ्यक्रम के द्वारा निर्धारित नहीं है, लेकिन छात्र के व्यवहार में परिवर्तन हो गया, तो अधिगम तो वो भी हुआ, लेकिन अवांछित है। अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम का जो हाइडन करिकुलम है या अदृश्य पाठ्यक्रम है, इसके द्वारा अवांछित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। जैसे क्लास में अगर टीचर आता है, सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं, तो ये वांछित के अंतर्गत है ये, कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। शायद आज हमको नहीं पढ़ाया जा रहा है, आज आपके करिकुलम में नहीं है, लेकिन बचपन में एक बार सिखाया गया होगा और उसी को लेकर हम आज तक चल रहे हैं। घर पे माता पिता ने समझाया, सिखाया,
कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए, छोटों को प्यार देना चाहिए। लेकिन क्या कोई कभी ये सिखाता है कि गाली भी देना चाहिए? लेकिन बच्चा गाली देना भी सीख जाता है। समाज में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सामान्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत मान्य नहीं है, लेकिन हाइडन करिकुलम के द्वारा या अदृश्य पाठ्यक्रम के द्वारा वो बालक स्वतः ही सीख जाता है। जैसे लैंगिक विविधता की बात कर लें, अभी मैंने कहा ना कि किसी बच्चे को मार दें तो सामान्य सी बात है कि वो कुछ नहीं करेगा, लड़की को डांटते हैं, रोने लगती है तो सामान्य व्यवहार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई लड़के को मार दे और रोने लगे तो क्या कर, लड़की से क्यों रो रहे हो? तो कहीं ना कहीं से उसके मन में क्या, हम भले पढ़ा रहे हैं कि लैंगिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जो उद्देश्य है वो तो समानता का है। लेकिन जब इस तरह की बातें होती हैं या इस तरह की व्यवहार शामिल हो जाती हैं या जब ऐसी बातें आती हैं तो निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ पे जो सामान्य पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य है वह नहीं हुआ है, बल्कि अवांछित उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो व्यवहार समाज में मान्य नहीं है, मानक के अनुकूल नहीं है, जो अवांछित उद्देश्यों में शामिल है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति भी हाइडन करिकुलम के द्वारा होती है। तो आज हमने आप लोगों को हाइडन करिकुलम के बारे में बताया। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोगों को।